बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 21 तारीख है, जुमे की शाम है। आज पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने रखते हैं। पहली खबर अफसोसनाक है, इमरान खान साहब को बलूचिस्तान की अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। जी, जो जाली केस उनके ऊपर एक वकील को कत्ल करने का 2 घंटे के अंदर अंदर बना दिया गया था, उसकी एफआईआर ख़त्म करवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 15-20 दिन ये केस लटकाने के बाद आज ये कहा है कि आप जाने और बलूचिस्तान हाई कोर्ट अब मौजूदा हालात के अंदर इमरान खान को सिक्योरिटी और तमाम चीज़ों का रिस्क लेते हुए अब बलूचिस्तान की हाई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा या बलूचिस्तान की अदालतों में जाना पड़ेगा। पहली खबर है। दूसरी खबर इंटरेस्टिंग है। आज़म खान साहब अपने अगवा के बाद आज पहली दफ़ा मंजर आम पर आए। एक बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी उनको नैब के दफ्तर में लेके आई और फिर वही गाड़ी उनको नैब के दफ्तर से वापस लेके गई। लगता है अभी भी वो अगवा में हैं। जैसे एक कू होता है और फिर सॉफ्ट कू होता है, मुझे लगता है एक अगवा होता है और एक फिर सॉफ्ट अगवा होता है। तो लग ये रहा है कि वो अभी भी सॉफ्ट अगवा के अंदर हैं। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि मौजूदा हुकूमत के वुज़रा ने बैरूनी दौरों के ऊपर करोड़ों रुपए की अयाशियां कर डाली। किसने क्या किया आपके सामने रखेंगे और एक आध मिसाल ज़्यादा नहीं, माजी के झरोकों से बताएंगे इमरान खान क्या करते थे अपनी हुकूमत के दौरान, तब अखराजात कैसे होते थे। आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे, उसमें बताएंगे कि किस तरीके से निगरान हुकूमत जो पंजाब की है उन्होंने फैसला किया है कि अब करोड़ों रुपए की गाड़ियां, माजरत करोड़ों नहीं अरबों रुपए की गाड़ियां जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे पंजाब के। क्या क्यों ये फैसला किया गया, इसके पीछे असल वारदात क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। आप सबको पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक वकील जो कोयटा के अंदर कत्ल हुए, उनका केस इमरान खान के ऊपर 2 घंटे के अंदर अंदर बना दिया गया। अभी कत्ल होके उनकी डेड बॉडी शायद ना पहुंची हो हॉस्पिटल के अंदर, तो जो मिस्टर डंटोनिक है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं माजत खाऊं, ये नाम मैंने ही दिया था डंटोनिक साहब को और वो नाम मशहूर हो गया। आखिर खान साहब ने भी वही नाम ले दिया, तो अब उनको इसी नाम से जाना और पहचाना जाए तो बेहतर है, क्योंकि लार्जली उनकी ये रिकग्निशन बन गई है। तो जो मिस्टर डंटोनिक हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अभी उनकी डेड बॉडी पहुंची भी नहीं थी हॉस्पिटल में, तो कहा कि ये कत्ल इमरान खान ने करवाया है और फिर कोई 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान के ऊपर एफआईआर भी काट दी गई। उसी वकील की जो बेवा और बच्चे हैं वो कत्ल का इल्ज़ाम किसी और पे लगा रहे हैं। इमरान खान अपने केस भुगतते फिर रहे हैं लाहौर और इस्लामाबाद में, और कोयटा के अंदर एक वकील का कत्ल जो है वो इमरान खान ने करवा दिया। वाह क्या बात है। बहरहाल वो एफआईआर दर्ज करवा दी गई। पूरे जहान को पता है, हर शख्स को पता है कि वो एफआईआर झूठी है। सवाए इमरान खान को बलूचिस्तान घसीट कर लेके जाने के अलावा उसमें और कोई पर्पज़ नहीं है। मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि मैंने मुकदमे भुगते हैं बलूचिस्तान के अंदर। मैं जानता हूं कि वहां पर बंदे को क्यों लेके जाया जाता है, और क्योंकि दूर दराज इलाका है और वहां पर सिक्योरिटी के खदशात भी हैं, और वहां पर आपको ले जाकर आपकी सिक्योरिटी आपकी क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होती तो आपको मजीद एक्सपोज कर दिया जाता है कि आपके साथ कुछ भी करवा दिया जाए। मेरी इस स्टेटमेंट में हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी सिक्योरिटी किसी तरह से भी कमतर है। मीन उनको सिक्योरिटी जो नहीं मिलती वो हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल उन्हें भी हर तरह की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन एक शख्स जो दूर दराज इलाके से वहां जाता है उसके पास अपनी सिक्योरिटी के वो अरेंजमेंट्स वहां नहीं हो सकते होते, इसलिए ऐसे इलाके में आपको लेके जाया जाता है ताकि आपकी सिक्योरिटी के अंदर शगाफ डले, और कोई अपनी मर्जी से अगर आपको खड़का दे, मार दे, तो बाद में क्या होना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दवा पढ़ दी जानी। बताना है कि शहबाज गिल वहां अपनी पेशी भुगतने गए थे, बस शरपसंदों ने गोलियां मार के मार दिया। इसी काम के लिए मुझे बार बार बलूचिस्तान में बुलाया और ले जाया जाता था, और इसी तरह की अब सिचुएशन इमरान खान के सामने है। अफसोस की बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जब लतीफ़ खोसा साहब ये पटिशन लेके गए तो पहले एक बेंच बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी पता नहीं था कि वो बेंच क्यों बनाया। मीन बेंच बना, बेंच ने कहा कि हम आपको जमानत नहीं, हम आपका ये रिलीफ आपको नहीं दे सकते, हम आपको जमानत नहीं दे सकते इसके ऊपर, क्योंकि जो
बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 2 मेंबर का बेंच आपको ये रिलीफ नहीं दे सकता। ये जरा गौर कीजिएगा, 4 जुलाई को ये बात हुई थी। तो फिर सवाल है कि फिर वो बेंच बनाया क्यों था, उसने केस सुना क्यों था? ये तो बेंच बनाते हुए पता था कि किस केस के बारे में इमरान खान रिलीफ मांग रहे हैं। तमाम इंफॉर्मेशन आप अदालत में जमा करवाते हैं पहले, तो अदालत को पता था कि ये 2 मेंबर बेंच को रिलीफ दे सकेगा या नहीं, या सुन सकेगा कि नहीं। तो फिर वो बेंच बना ही क्यों था? बहरहाल वो बेंच तोड़वा दिया गया। उसके बाद अब नया बेंच बना और उस बेंच ने आज इमरान खान साहब को यह कहा है कि आप जाने और अल्लाह मियां जाने और बलूचिस्तान की अदालत जाने और वहां आपकी सिक्योरिटी जाने, तशरीफ ले जाएं, उनके रहमो करम पर आपको छोड़ते हैं। अफसोसनाक खबर है, जारी बात है, उनकी सिक्योरिटी में उनको एक्सपोज करने की कोशिश है। और इसमें अगर कोई बहुत ही प्लान्ड तरीका ना भी बनाया गया हो असैसिनेशन का, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर उन्हें भेजा जा रहा है, आपको पता है वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आजकल क्या है, वहां पर अगर किसी ने खुद ही काम दिखा दिया तो इसी चीज का इंतजाम शायद किया जा रहा है, इसी चीज के लिए सारी कार्रवाई और वारदात डाली जा रही है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो आजम खान साहब के बारे में है। आजम खान आज पहली दफ़ा नज़र आए हैं अपने अगवा के बाद। वो एक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में उनको लाया गया और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में ही वो वापस गए। अचानक से वो आए, वहाँ पर कोई सहाफ़ी वहाँ मौजूद नहीं था, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उनकी तस्वीर किसी ख़ास शख्स ने ली वहाँ पर अपीयर होते हुए। और फिर वो तस्वीर जो है वो सहाफ़ियों को क्योंकि तकलीफ़ ना हो, तरद्दुद ना करना पड़े, वो तस्वीर उसी ख़ास जगह से सहाफ़ियों को शाया हो गई। यहीं तक नहीं, उन्हें टिकर भी लिख के शाया किए गए। उन्हें ये बताया गया, एक नोटिस नैब का भेजा गया उन्हीं सहाफ़ियों को एक ख़ास जगह से कि आपको तरद्दुद ना करना पड़े, ये सब कुछ लीजिए। वो नोटिस हमारे हाथ लगा है, उसमें 8 से 9 जो हैं वो सवालात हैं जो आज़म खान से पूछे गए हैं। ये अल-कादर ट्रस्ट के बारे में हैं और मज़े की बात यह है कि वो नोटिफिकेशन 21 तारीख को ही जारी हुआ है और 21 तारीख को ही आजम खान जो है वो शुफ करके वहां पर अपीयर भी हो गए हैं नैब के अंदर। और जब वो अपीयर हुए हैं तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, सिर्फ वो खास बंदा वहां कैमरे के साथ मौजूद था जिसने उनकी तस्वीर ली और वही खास बंदा जिसने वो बनाया नोटिफिकेशन और उसके टिकर्स बनाए और उसी खास बंदे ने सहाफ़ियों को भेजे कि ये ज़राए के साथ अब आप चला दें। और फिर आपने देखा ARY समेत तमाम टेलीविजन के ऊपर ज़राए के साथ वो खबर चली, हालांकि वो ज़राए नहीं थे, वो कुछ और था। और जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने ही वो तस्वीर ली थी, उन्होंने टिकर दिए थे और उन्होंने कहा था कि आप दाएं कान को हाथ लगा के चुप करके खबर इस तरीके से चला दें। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आजम खान को 21 तारीख को बुलाया है और 20 तारीख को दिखाया कि वो नोटिफिकेशन इशू हुआ है। लेकिन मजे की बात है कि पूरे नोटिफिकेशन सारा प्रिंटेड है, सिर्फ जो तारीख नोटिफिकेशन जारी करने की है वो हाथ से लिखी हुई है, 20 तारीख है। जी, ये अमूमी तौर पर तब किया जाता है जब चोरी करनी हो। मीन नोटिफिकेशन 21 को ही निकाला था, उसको बैकडेट में करना था, तो क्योंकि पता नहीं था निकालने वाले को कि कौन सी डेट डालनी होगी निकालने की, तो उसने पूरा निकाल दिया, तारीख की जगह खाली छोड़ दी कि हजूर ये खुद ही फिल कर लें जब आपने करना हो। आजम खान का इस केस से रिलेशनशिप समझ से बाहर है। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं थे। मामला सारा ये बनाया जा रहा है कि जो मलिक रियाज को पैसा बाहर से आना था, उसका जो पैसा शायद वहाँ पर फ्रीज तो नहीं हुआ था, इन क्वेश्चन आया था लंदन के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर पाकिस्तान में जमा हो गया, वो कैबिनेट के एक डिसीजन के थ्रू हुआ ये कहा जा रहा है। तो अगर कैबिनेट के डिसीजन के थ्रू हुआ तो कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछना चाहिए। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये आजम खान को किस तरीके से इसमें इंप्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। तीसरी खबर की तरफ आते हैं। तीसरी खबर यह है कि मौजूदा हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो कर रहे हैं करोड़ों रुपए की अयाशियां। आपके सामने मैं 1-2 मिसालें रखूंगा और आप देखेंगे कि इमरान खान क्या करते थे। ज़्यादा बातें किसी दिन डिटेल से मैं एक वीलॉग करूंगा जिसमें इमरान खान के अखराजात और तमाम चीज़ें रखूंगा, लेकिन आज सिर्फ 1-2 मिसालें रखूंगा। पहले मौजूदा हुकूमत के जो होनहार वुज़रा हैं, 1-2-3 की मैं आपके सामने कार्रवाइयाँ रख दूँ और फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि मौजूदा हुकूमत के जो सफ़े अव्वल के वज़ीर हैं
सबसे बड़े वजीर, उनका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। वो 45 से ज़्यादा दौरे बैरूनी ममालिक के इस एक साल के अंदर कर चुके हैं। जी हाँ, 45 से ज़्यादा। और हुकूमत के तकरीबन कोई 14-15 महीने हुए होंगे, तो 45 से ज़्यादा उनके दौरे हो चुके हैं। और अब तो साथ वो अपनी बहनों को भी लेके जाना शुरू हो गए हैं दौरों के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा सफ़े अव्वल पर तो वो हैं। उसके बाद वन एंड ओनली, नो वन एल्स, क्योंकि उनकी इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर डिमांड बहुत है। उन्होंने एक ऐसी ईजाद कर दी है, उस वजीर ने, हमारे एक ऐसे वजीर हैं जिन्होंने एक ऐसी ईजाद कर दी है कि जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आपने उनकी अगर ईजाद का मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वो बैरूनी दौरों पे इतना क्यों जा रहे हैं और उनके इतने अखराजात क्यों आ रहे हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही कि जब उन्होंने इतनी बड़ी ईजाद कर दी है तो फिर तो दूसरी दुनिया को उनके पैसे पे करने चाहिए थे दौरों के, बल्कि पाकिस्तान को तो पैसे आने चाहिए थे इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से। तो उनके दौरों से अब पाकिस्तान को करोड़ों रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं? जी हां, वो वजीर कोई और नहीं है, वो वजीर वही हैं जिन्होंने इमरान खान के पेशाब से शराब निकाली थी। ये वो टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपने ये तो सुना था कि गंदे पानी को साफ करके उसको पीने वाला पानी कई मुल्कों के अंदर बनाया जाता है जहां पानी की कमी है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि शहरियों का पेशाब इकट्ठा करके शहरियों का उसमें से शराब निकाली जाएगी और फिर वो शराबें पिएंगे लोग। ये आपने कभी भी नहीं सुना होगा। दिए मैं आपको पहली दफा बता रहा हूं क्योंकि वो रिपोर्ट जो पटेल साहब ने की थी, कादर पटेल उनका नाम है वजीर मोहतरम का, वो उनके पास वो टेक्नोलॉजी है और उसी टेक्नोलॉजी के सिलसिले में शायद उन्होंने दौरे किए हैं। आज ये जाहिद गुशकोरी बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, जो मोतबर सहाफ़ी मैं उनको कहूँगा वो हैं। उन्होंने आज हम अब ऐसा नहीं है कोई कहेगा मोतबर, आप माजी में उनके ऊपर कई चीज़ों पर तनकीद भी करते रहे। जो उनकी खबर मुझे दुरुस्त लगती थी उसको दुरुस्त कहा है, जो गलत लगती थी उसको हमेशा तनकीद भी किया है, लेकिन वो मोतबर सहाफ़ी हैं, इसमें कोई फ़र्क, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उन्होंने हम न्यूज़ के ऊपर ये खबर की है, कादर पटेल साहब ने 13 करोड़ रुपए दौरे पे खर्च कर डाला है। नवीद कमर साहब ने 65 लाख। श्री रहमान साहबा ने, कल ही आपको अयाज सादिक साहब ने उनके फजाइल बताए थे कि जब IMF की डील नहीं हो रही थी तो शरी रहमान साहबा ने वहां पर आयतें पढ़ी थी कुरान की, जिसकी वजह से शुफ करके फौरी तौर पर IMF की डील हो गई थी। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि कहाँ मेरी बाजी शरी रहमान और कहाँ कुरान की आयत। मैं किसी के मज़हब के ऊपर सवाल नहीं करना चाहता, वो जाने और उसका खुदा जाने उसको क्या आता है क्या नहीं आता, क्या पढ़ता है, ये उसका और उसका मामला। क्योंकि अयाज सादिक साहब मज़हब को बीच में ले आए, क्योंकि अयाज सादिक साहब ने यह कह दिया कि शरी रहमान साहबा जो हैं उनकी दुआओं और मरियम औरंगजेब की आयतें पढ़ने की वजह से आया, तो मैं आपको बड़े दावे से कहता हूं कि इन्होंने वहां टोरी बर्च के जूते तो जरूर खरीदे होंगे। आप इनसे एक आयत भी अगर ये कुरान की सुना दें तो मैं आपके सामने जो सजा देंगे वो लेने के लिए तैयार हूं। उसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब ने 45 लाख, आयशा गौस बख्श ने 41 लाख रुपए जो हैं वो खर्च कर डाले। अगर आपको मैं सिर्फ एक दो वज़रा के ही बता दूं जो पुरानी हुकूमत में इसी तरह से उन्होंने क्या खर्च किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि हफीज़ शेख ने सिर्फ 25 लाख रुपए, और उसके साथ अगर आप देखें नूरुल हक कादरी ने 15 लाख रुपए, उसके साथ अगर आप देखें तो परवेज खटक ने 14 लाख रुपए, और शौकत तरीन ने जो वजीर खजाना थे 18 लाख रुपए। ये सिर्फ थोड़ा आपको मैंने कंपैरिजन दिया है कि जो पेशाब से शराब निकालता है उसके दौरे के ऊपर 1.25-1.5 करोड़ खर्चा आ रहा है, और जो काम करने वाले लोग थे उन पर 15 लाख 18 लाख दौरे पे ये खर्च आता था। सिर्फ क्विकली एक टाइम की कमी है, एक सिर्फ आपको मैं मिसाल बता देता हूं जिससे आपको समझ आएगी कि इमरान खान करते क्या थे। यूं तो इमरान खान के हर बार बहुत सारे इंटरव्यूज होते थे, और तमाम जो इंटरव्यू करने वाले लोग थे वो मेरे जानने वाले होते थे। तो जब वो इंटरव्यू लेने आते थे तो मेरे लिए एक मसला दरकार होता था, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से तो इजाज़त नहीं थी वहाँ पर माल मुकदमा खिलाने की, और वहाँ पर लोगों को चाय और उनके साथ आप भी अब कहेंगे कि क्या चाय पिलाने पे पाबंदी थी। चाय के कप तक तो ठीक था, लेकिन उसके साथ बिस्किट, केक या कोई सैंडविच, ये कोई काम इजाज़त नहीं थी वज़ीर आज़म हाउस में। तो जब लोग इंटरव्यू के लिए आते थे तो मैं, क्योंकि मीडिया में होने की वजह से मैंने ही उन्हें डील करना होता था, तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज होता था कि अब उनकी आओ भक्त कैसे की जाए। नॉर्मली तो मैं चाय का कप पिला के साइड पे निकल जाता था, लेकिन अरशद शरीफ का मामला थोड़ा डिफरेंट था। अरशद
तकरीबन हर दूसरे दिन मुझे होस्ट करता था, अपनी जेब से खाने खिलाता था। वो बड़ा डिफरेंट सहाफ़ी था, मेरा पुराना दोस्त था, जारी बात है, उस वजह से मुलाकात रहती थी और वो हमेशा अपनी जेब से आपको खाना खिलाता था। तो जब वो वहां पर आता था इंटरव्यू लेने के लिए तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज डिफरेंट होता था। एक इंटरव्यू अरशद लेने आया जिसका उसने बाद में किस्सा भी सुनाया कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान इंटरव्यू दे रहे थे तो पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। जब वो इंटरव्यू देकर उठ के जाने लगे तो वो अपनी बोतल भी साथ लेके गए और वेटर ने कहा कि सर मैं उधर दूसरी बोतल रख देता हूं, उन्होंने कहा इसमें अभी पानी है। तो वो वाकया अरशद ने खुद सुनाया था। उसी इंटरव्यू से मुंसलिक मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि जब उस दिन ये इंटरव्यू लेने आए, कुछ थोड़ा सा वज़ीर आज़म के स्केड्यूल में फर्क पड़ा और इंटरव्यू लेट हो गया। जो इंटरव्यू दोपहर को होना था वो 4-5 घंटे लेट हो गया। तो इनकी पूरी टीम 8-10 लोगों की होती है इंटरव्यू लेने की। 3 कैमरामैन होते हैं, लाइट्स वाले होते हैं, फिर पीछे कंट्रोल बोर्ड पर बैठना होता है लोगों ने, जो DSNG की टाइप की चीज होती है। तो कोई 8-10 लोग कम से कम होते हैं इंटरव्यू के लिए। ये तमाम लोग सुबह से, वो 10 बजे से लोग आए हुए थे जिन्होंने लाइट्स, कैमरा और वो सारी चीजें सेट करनी होती हैं। इंटरव्यू 1-2 बजे होना था, वो लेट होकर 4-5 बजे पे चला गया। तो वो सारा दिन वहां थे। तो जो अदील राजा उनके प्रोड्यूसर हैं, मेरे जाहिर बात है अरशद की वजह से वो भी दोस्त थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि गिल साहब भूख बड़ी लगी है, सुबह से बैठे हुए हैं, कुछ चाय के साथ को बिस्किट शिस्किट को ऐसी चीज मिल जाए। तो अब मेरे पास तो इसकी ना कोई अथॉरिटी थी, ना कोई इमरान खान की तरफ से इजाजत थी। लठ लेके बैठे हुए थे वो वज़ीर आज़म हाउस में कि तुहाडी ऐसी थी तैसी, तुसी 1 रुपया खर्च करके विखाओ। सो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपना ड्राइवर भेजना पड़ा, बाहर भेजा, अपनी जेब से मुझे बिस्किट और कोई शायद सैंडविचेस वगैरह मंगवा के उन्हें खिलाने पड़े। और उन्होंने भी जब वो हालात देखे बाहर से आए, उसके बाद 1-2 इंटरव्यू आए तो आप हंसेंगे कि वो अरशद को समझ आ गई इस बात की। अरशद अपना माल मुकदमा खुद साथ लेके आता था, खाने पीने का, कोई नट्स वट्स और दूसरी चीजें अपनी टीम के लिए। तो एक तरफ वो हालात थे, एक तरफ ये हालात हैं। अगली आखिरी खबर, क्योंकि लंबा हो गया वीलॉग, पंजाब के अब ब्यूरोक्रेट्स कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं चलाएंगे, डबल कैबन डाले चलाएंगे। हर तहसील पे असिस्टेंट कमिश्नर्स और अरबों रुपए की गाड़ियां होंगी। आप भूख से मर जाएं, मुल्क की तबाही हो जाए, डॉलर 300 रुपए से ऊपर निकल जाए, लोगों के हेल्थ कार्ड आप बंद कर दें, जुल्म कर दें हर तरह का लोगों के ऊपर, आटा 150 रुपए का कर दें, चीनी 150 रुपए की कर दें। पहली दफा आटा और चीनी एक मुल्क में एक रेट पर हो जाए। लेकिन निगरान हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स को अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद के देनी है। हर तहसील का हर असिस्टेंट कमिश्नर अब डबल कैबन चलाएगा। समझ आती है दूर दराज इलाकों में शायद ऐसी गाड़ी की जरूरत हो, लेकिन फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, वहां कौन सी पहाड़ियां हैं, वहां कौन से खतान हैं जिनके अंदर गाड़ियां जानी है, वहां डबल कैबन डाले की मुझे समझ नहीं आई। प्री पोल रिगिंग है, ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेट्स को खुश किया जाता है। इमरान खान साहब को भी शायद ये बातें समझ लेनी चाहिए थी। शायद इसी तरह ये सिस्टम चलता है, ऐसे ही चलना है। बहरहाल अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।